हेलो एवरीवन। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के साथ। थर्मल एक्सपेंशन, देन कैलोरीमेट्री, देन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी हम इस रिवीजन लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्लास में ही डिस्कस करें, और जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो एज यूजुअल आप उस न्यूमेरिकल को पहले खुद से सोचना, फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। ये अगर हमारे पास कोई भी एक थिन रॉड है जिसकी लेंथ L है, और इस वक्त सपोज दैट इसका टेम्परेचर है थीटा डिग्री सेल्सियस। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। जब आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस तेज हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन, दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन वर्सेस देयर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ अगर हम बनाएं, then this graph comes something like this। ये ग्राफ इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं आता ऐसे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। इधर वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा कम आएगी, इधर वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। तो ये जो एसिमेट्री है, होता क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो वाइब्रेशंस तो बढ़ते हैं। जैसे आप दो ब्लॉक सोचो स्प्रिंग से जुड़ा, अगर उनका वाइब्रेशन मैं ज्यादा कर दूं तो उससे उनकी एवरेज डिस्टेंस नहीं बदलेगी, एवरेज डिस्टेंस वही रहेगी जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। लेकिन यहां पर जब आप हीट करते हो तो सपोज दैट इनिशियली टेम्परेचर इतना था, टेम्परेचर T1 था। इस T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम सेपरेशन कुछ यहां पे आ रहा होगा। सपोज टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, दिस T2 इज ग्रेटर देन T1, मॉलिक्यूल्स तेज वाइब्रेट करेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो एवरेज इक्विलिब्रियम सेपरेशन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो कुछ यहां शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे, ये टिल्टेड सी लाइन जाती है ऐसे। तो दिस इज एसिमेट्री इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व। मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा और उनके बीच का एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन भी बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट दिस मटेरियल विल एक्सपैंड। तो अगर हमने टेम्परेचर इसको एनर्जी दी, टेम्परेचर इसका बढ़ाया, तो रॉड की नई लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L एट द न्यू टेम्परेचर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। वी कैन राइट दिस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन टर्म इसके लिए, दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कह सकते हो आप इसको। और अगर अल्फा की वैल्यू ओवर दिस टेम्परेचर रेंज, जैसे 20 डिग्री से 30 डिग्री, इस रेंज में अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है तो डायरेक्टली आप इस रिजल्ट को ऐसे यूज करो। सो इफ अल्फा इज कांस्टेंट, आप इस रॉड की फाइनल लेंथ लिख सकते हो L प्लस डेल्टा L, और डेल्टा L आएगा L अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये आ जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये फाइनल लेंथ आ जाएगी। एंड नोट करते चलो, और अपने शॉर्ट नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलो। ठीक है, अगर अल्फा वेरिएबल है इस रेंज में, जैसे 20 डिग्री से 30 डिग्री की रेंज में, इफ अल्फा इज वेरिएबल, लिख लेना, इफ अल्फा इज वेरिएबल देन ऑफ कोर्स हम dl इक्वल्स L अल्फा डी थीटा लिखेंगे। टेम्परेचर को हल्का सा डी थीटा बढ़ाया, लेंथ में हल्का सा चेंज आएगा dl। अल्फा की जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी, जो भी उसका वेरिएशन हो रहा है वो सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पे, एंड देन इंटीग्रेट करके हम डेल्टा L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, L अल्फा डी थीटा, इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर हमारे पास ये एक रॉड है, रॉड की लेंथ L, टेम्परेचर थीटा, मैंने इस रॉड पर दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया, हीट नहीं किया, फोर्स अप्लाई किया मैंने दोनों तरफ से इस रॉड पे। ठीक है, इस तरह से, तो इसकी लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L एंड द टेम्परेचर इज सेम थीटा डिग्री सेल्सियस। अब
मैंने इस रॉड पर फोर्सेस लगाए हैं, तो इस रॉड में देयर इज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लेंथ के अलोंग एरिया के नॉर्मल जो फोर्स आ रहा है, सो स्ट्रेस है इसमें F अपॉन ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मतलब अगर ये रॉड इस तरीके से थी तो दिस ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये फोर्स इस पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली आपने अप्लाई किया था, स्ट्रेस है, एंड देयर इज अ स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो रॉड को आपने खींचा, देयर इज अ स्ट्रेस, देयर इज अ स्ट्रेन। बट हमारे इस केस में जैसे ये स्मूथ सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, इस स्मूथ सरफेस पर आपने इस तरह से ये ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ L है, टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है इस पे, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह के एक और पॉइंट आप आगे देखना, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस तरह से ऐसे रॉड, दो रॉड रखी होंगी, डिस्क रखी होगी, हम हीट करेंगे, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, तो मटेरियल एक्सपैंड करेगा, और ऐसे केसेस में याद रखना सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहेगा। आएगा वो क्वेश्चन, मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली यही चीजें हमें रिवीजन में सीखनी है, जो वो बेसिक बताया मैंने वो तो आप में से कई लोगों को पता होगा, बट ऐसी कई चीजें भी आएंगी जो न्यूमेरिकल्स में आपको यूजफुल होंगी, तो ध्यान से एक एक चीज आप सुनो। तो इसको हमने हीट किया, एक्सपैंड हो गया, ये कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया था, L प्लस डेल्टा L इस नए टेम्परेचर थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर इसकी नेचुरल लेंथ है ये, ओके। सो अब अगर मैं कहूंगा इस रॉड में कितना स्ट्रेन है, सो डोंट से कि डेल्टा L बाय L इज स्ट्रेन, दिस इज रॉन्ग। इस रॉड में कोई स्ट्रेन नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेन, क्योंकि आपने कोई फोर्सेस नहीं लगाए। ऑलवेज रिमेंबर, अब इस रॉड की ये नई नेचुरल लेंथ है, ओके, ध्यान रखना इस चीज का, नोट कर लो इसको भी। व्हेन द रॉड इज प्लेस्ड फ्रीली ऑन हीटिंग, its length will increase, then on this new temperature this is the natural length। सुनना मेरी बात ध्यान से, सपोज दैट इस तरह से मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि ये मेरे पास एक रॉड है, रॉड की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ओके, टेम्परेचर है थीटा डिग्री सेल्सियस। इस रॉड को हमने हीट किया तो इस रॉड की लेंथ में बहुत हल्का सा इंक्रीज आया, टेम्परेचर इज थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और अब इस रॉड की लेंथ है 100.00004, इतना माइन्यूट ही होता है। मेटल्स की अगर बात करें ना तो द चेंज इज वेरी स्मॉल, हमें एज इट इज देख के पता नहीं लगता, ओके। सो ये चेंज आया। अब सपोज दैट मैंने इस केस में मैं कहूंगा इस रॉड में कितना स्ट्रेन है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज 0। अब फिर से सेम काम हमने किया, फिर से हमने ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड ली, टेम्परेचर फिर से इसका था थीटा डिग्री सेल्सियस, और इस बारी हमने इसका टेम्परेचर तो बढ़ाया ही पिछली बार की तरह, दिस इज नाउ थीटा प्लस डेल्टा थीटा, साथ साथ हम इस पे फोर्स भी लगा रहे हैं, इस तरह से हमने इस पे फोर्स भी लगाया। सो वी आर पुलिंग इट ऑल्सो, एट द सेम टाइम वी आर सप्लाइंग एनर्जी ऑल्सो, सो इसका टेम्परेचर बढ़ा। अब इसकी लेंथ है सपोज 100.0000, 4 जीरो लिए थे मैंने, 4 था, इस बारी सपोज 6। ऑब्वियसली अब पिछली बार के कंपैरेटिवली इसकी लेंथ में इंक्रीज ज्यादा आएगा क्योंकि खींच भी रहे हो। अब मैं कहूंगा कि इस रॉड में कितनी स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन इज, आप ये देखना कि उस बढ़े हुए टेम्परेचर पर रॉड की ओरिजिनल एक्चुअल में लेंथ क्या होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी 100.00004, उससे कितना इंक्रीज है 0.00002, इज दैट ओके, 0.00002 का इंक्रीज है, तो स्ट्रेन आएगा चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस अपॉन ओरिजिनल लेंथ। रिमेंबर दिस, इसी को यूज करके अभी हम थर्मल स्ट्रेस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सेम वे अगर मैं इसको हीट करने के साथ साथ कंप्रेस कर रहा होता, मान लो इसकी लेंथ हो जाती 100.00001, तो हम कहते फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन है 0.00003, ये 1 हो जाता अगर, तो इससे चेक करते आप, इज दैट ओके। थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास ऐसे फिक्स सपोर्ट्स के बीच में
ये एक रॉड है इस तरह से L लेंथ की, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है इसका, यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी Y है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत पड़ेगी इसका A। इस तरह से अगर रॉड है तो मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं आपसे, एंड टेम्परेचर है इसका थीटा डिग्री सेल्सियस। हीट किया हमने इसको, बट ये तो सपोर्ट्स के बीच में फिक्स है, तो आप सोचो हीट करने पर अगर ये फ्री होती तो इसकी नेचुरल लेंथ क्या हो जाती। सो हमने इसको हीट किया, हीट करने पर अगर ये सपोर्ट्स ना होते साइड्स में तो इस रॉड की लेंथ ने इंक्रीज कर जाना था। ये डॉटेड बनाना आप, इस तरह से इस रॉड की लेंथ ने इंक्रीज करना था, बहुत ज्यादा ही इंक्रीज दिखा दिया, इतना नहीं होता बट स्टिल रॉड की नेचुरल लेंथ हो जानी चाहिए थी L प्लस L अल्फा डेल्टा थीटा। ये हो जानी चाहिए थी रॉड की नेचुरल लेंथ इस हायर टेम्परेचर पर। और एक बात और याद रखना, टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया कि ये रॉड बीच में कहीं बल्ज वगैरह हो गई या बेंड हो गई। वी आर इग्नोरिंग ऑल सच थिंग्स, ठीक है। सो ये होनी चाहिए थी नेचुरल लेंथ, बट है कितनी, L की L ही है, रॉड तो एक्सपैंड ही नहीं हुई। तो नाउ वी लुक एट दिस सिचुएशन इन दिस वे कि एक रॉड जिसकी लेंथ होनी चाहिए थी L प्लस डेल्टा L, बट L है, सो वी कैन से दैट इट इज कंप्रेस्ड बाय डेल्टा L। सो कितना कंप्रेशन हमने दिया इस रॉड को, डेल्टा L अपॉन कितनी ओरिजिनल लेंथ थी इसकी L। समटाइम्स यू कैन से सर अब तो L प्लस डेल्टा L लो, ठीक है, L प्लस डेल्टा L, दिस इज नाउ स्ट्रेन। अब क्योंकि डेल्टा L इज जनरली लेस देन L, मेटल्स के केस में एक्सपेंशन आप देखना अल्फा वगैरह की वैल्यूज 10 टू पावर -5 के रेंज में आती हैं, जैसे एल्यूमिनियम के लिए होता है 2.5 इंटू 10 टू पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। सो इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इग्नोर कर दिया, तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा इसमें, डेल्टा L बाय L। डेल्टा L की वैल्यू L अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन L, तो ये आ गया इस रॉड में अब स्ट्रेन। तो अगर एक रॉड सिंपली आपने ऐसे टेबल पे रखी, हीट किया, एक्सपैंड हुई, देयर इज नो स्ट्रेन, फिक्स करके रखा सपोर्ट्स के बीच में, हीट किया, एक्सपैंड नहीं हो पाई, नाउ देयर इज अ स्ट्रेन, ठीक है, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस आ जाएगा, सो द स्ट्रेस इन दिस रॉड इज Y अल्फा डेल्टा थीटा। So the compressive force exerted by both the supports on this rod from both the sides, जो compressive force आएगा, that is stress into cross sectional area, ठीक है। इस रॉड पर ये दोनों सपोर्ट्स फोर्स देंगे, या कह लो रॉड इन पे फोर्स देगा, सो दैट इज Y A अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज थर्मल स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव फोर्स, नोट कर लो इसको। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप ट्राई करना है इस बार इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, इस तरफ ये एक रॉड है हमारे पास, लेंथ इस रॉड की L, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, यंग्स मॉड्यूलस Y1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, एंड टेम्परेचर बढ़ाने पर जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली एरिया भी इंक्रीज होगा, बट फिलहाल हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी रॉड है यहाँ पे सामने, एक दूसरे को फेस करती हुई ये रॉड है, वेल्ड कर रखा है यहाँ पे रॉड को, ये पीछे रिजिड सपोर्ट पे फिक्स है, सो इसकी लेंथ भी L है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2, यंग्स मॉड्यूलस Y2, एंड इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A। फिलहाल ये पूरा सिस्टम है थीटा डिग्री सेल्सियस पर। हीट करेंगे, दोनों रॉड्स एक्सपैंड होना चाहेंगी, बट ऑब्वियसली एक एक्सपैंड होगी तो एक कंप्रेस होगी, जंक्शन शिफ्ट होगा। क्वेश्चन इज when the system is heated by delta theta, what will be the shift in the junction? ये दोनों rods ऐसे एक दूसरे को ऐसे फेस करते हुए ऐसे हैं, हीट करोगे तो दोनों ही एक्सपैंड होना चाहती हैं, बट एक ही एक्सपैंड हो पाएगी, वो भी उतना नहीं जितना फ्रीली एक्सपैंड होती। इज दैट ओके? सो क्वेश्चन लिख लेना, two rods are welded together as shown, two rods are welded together as shown, notes बनाते रहो साथ साथ, and placed between rigid supports. Two rods are welded together as shown and placed between rigid supports. Find
shift in the junction when system is heated by delta theta. वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन यू सी दिस हाउ वी आर सॉल्विंग. हम अपने उसी अप्रोच से जाएंगे कि नेचुरल लेंथ, अगर ये लेफ्ट साइड वाली रॉड, थोड़ा इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, लेफ्ट साइड वाली रॉड अगर ये फ्री होती, ये जंक्शन वाली रेफरेंस लाइन आ रही है, लेफ्ट साइड वाली रॉड अगर फ्री होती, मतलब सिर्फ यही रॉड होती, तो इसने एक्सपैंड हो जाना था यहां तक. ज्यादा ही दिखा दिया फॉर बेटर डायग्राम, इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता. तो इस रॉड का एक्सपेंशन कितना होना था? ये एक्सपेंशन होना था L अल्फा 1 डेल्टा थीटा. सेम वे सामने वाली रॉड अगर इस तरह से नीचे लगी होती इधर, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ाते तो इसकी लेंथ में भी इंक्रीज आता. ये इंक्रीज आता मान लो आप L अल्फा 2 डेल्टा थीटा. अब इस वक्त अगर मैं कहता इनमें कितना है स्ट्रेन? नो स्ट्रेन. मतलब अगर ये रॉड एक तरफ से भी फिक्स है, दूसरी तरफ फ्री है, तो इसको आप फ्री ही मानो. हीट करोगे पूरा एक्सपेंशन इधर ही हो जाएगा. नो स्ट्रेन, नो फोर्स बिटवीन द रॉड एंड द वॉल. बट सिचुएशन तो ऐसी नहीं थी. नाउ लेट अस से दैट द फाइनल सिचुएशन इज लाइक दिस, जहां पे ये जंक्शन राइट को गया. हमें नहीं पता ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, मान लो राइट को गया, अपने आप अभी पता लग जाएगा कि किधर जाना चाहिए था इस जंक्शन को. ये जंक्शन राइट को गया यहां तक, और ये दूसरी रॉड. ये सिचुएशन है, ठीक है. तो यहां पे मैं ऐसे एक रेफरेंस लाइन बना देता हूं. एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस जंक्शन इज डेल्टा एक्स. ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जंक्शन का. ओके. अब रॉड की इस हायर टेम्परेचर पर जो एक्चुअल लेंथ है उसको नेचुरल लेंथ से कंपेयर करना. लेफ्ट वाली रॉड को देखो, कितनी लेंथ होनी चाहिए थी नेचुरली? L प्लस एल अल्फा 1 डेल्टा थीटा. बट है कितनी? L प्लस डेल्टा एक्स. छोटी रह गई थोड़ी सी. ऑब्वियसली वो वाली रॉड इसको धक्का दे रही होगी. दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को थोड़ा राइट को पुश कर देगा, बट अल्टीमेटली दोनों में कंप्रेशन है. कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये तो एक्सपैंड हुई है. ये जितना एक्सपैंड होना चाहती थी उतना नहीं हो पाई है, तो है दोनों में कंप्रेशन, किसी में ज्यादा किसी में कम. तो फॉर लेफ्ट साइड रॉड कितना कंप्रेशन आ गया फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ? ये इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो. L अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा एक्स. ये लेफ्ट साइड वाली रॉड का कंप्रेशन है. इतना एक्सपेंशन होना था बट सिर्फ इतना ही हो पाया. इट्स ओके. अपॉन ओरिजिनल लेंथ L, या ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था L प्लस डेल्टा L के बजाय मैं लिख दे रहा हूं. ये आ गया लेफ्ट साइड वाली रॉड में स्ट्रेन. स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस. स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया फोर्स. ये आ गया लेफ्ट साइड वाली रॉड में फोर्स. और इस क्वेश्चन में क्या चीज इन दोनों रॉड में सेम होगी? द फोर्स. दोनों रॉड्स एक दूसरे को जो फोर्स दे रही होंगी दैट विल बी सेम बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन. इसने उसको जो फोर्स दिया उसने भी इसको इतना ही फोर्स दिया. सेम फोर्स वॉल से भी आएगा. ओके. नाउ राइट साइड वाली रॉड के लिए आप खुद सोचो, अगर आप पहले नहीं सोच पाए थे इस क्वेश्चन को. राइट साइड वाली रॉड की लेंथ होनी चाहिए थी L प्लस एल अल्फा 2 डेल्टा थीटा, बट है L माइनस डेल्टा एक्स. सो होनी चाहिए थी लेंथ L प्लस एल अल्फा 2 डेल्टा थीटा. ये उसकी नई नेचुरल लेंथ होनी चाहिए थी, बट है कितनी? L माइनस डेल्टा एक्स. यानी लेफ्ट साइड वाली रॉड को एक्चुअली उसकी नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस कर दिया हमने? इतना कंप्रेस कर दिया. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फॉर द राइट साइड रॉड प्लस डेल्टा एक्स अपॉन इसकी नेचुरल लेंथ L स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्यूलस y2. दिख रहा है वहां तक? यस. यंग्स मॉड्यूलस इंटू एरिया, मैं इधर लिख दे रहा हूं A. ये फोर्सेस को इक्वेट करो, इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लेना. L कैंसिल हो जाएगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा. फाइनल आंसर आप देख लेना क्या आएगा. ठीक है. इसी तरह का एक क्वेश्चन नोट कर लो इसको. इसी तरह का एक क्वेश्चन H.C. वर्मा बुक में भी है. वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक रॉड है ऐसे, ठीक है, बीच में डिफरेंट रॉड है ऐसे. ये बीच में येलो कलर वाली रॉड डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है इस तरह से. एंड देन देयर इज
सिमिलर रॉड, जैसे ऊपर वाली रॉड थी वैसे 3 रॉड है ऐसे, ठीक है, तीनों की लेंथ L। ऊपर वाली रॉड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है α1, नीचे वाली रॉड के लिए भी α1, बीच वाली रॉड के लिए α2 ग्रेटर देन α1 है मान लो, ठीक है। और तीनों को हमने एंड पे रिवेटिंग करके नट वगैरह लगा के ऐसे बांध दिया है। 2 होती ना ऐसी रॉड तो वी नो, आपको याद होगा वो बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला केस आता है, अभी मैं डिस्कस करता हूं। 3 रॉड है ना, अब इसको जब आप हीट करोगे और एंड पॉइंट्स आपने रिवेटिंग करके नट वगैरह लगा के फिक्स कर रखे हैं। अब फिलहाल इस पूरे सिस्टम का टेंपरेचर है थीटा। हीट किया, यंग्स मॉडुलस y1 y2 मान लेना। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, 3 rods are riveted together as shown. Find what will be the new length of these 3 rods when system is heated by delta theta. इस तरह से क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सोचो कैसे सॉल्व करोगे। तीनों रॉड्स हैं, दिमाग लगाओ आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। हीट किया, ऑफ कोर्स बीच वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड होना चाहेगी, ऊपर नीचे वाली कम, बट रिवेटिंग कर रखी है, नट वगैरह लगा के इनको इकट्ठा कर रखा है, तो एक्सपैंड तो तीनों एक साथ ही करेंगी। सो नाउ इन दिस केस मैं सॉल्व करता हूं। अब हीट किया, पहले हम डायग्राम वही देख लेते हैं कि अगर ये रॉड्स फ्री होती तो क्या होता। तो इसको मैं रेफरेंस लाइन बना दे रहा हूं, मतलब यहां से उस तरफ ही सारे एक्सपेंशंस दिखाऊंगा। अगर ये रॉड्स फ्री होती तो ऊपर वाली रॉड ने लेट्स से ऐसे एक्सपैंड होना था, लाइक दिस। नीचे वाली रॉड ने भी उतना ही एक्सपैंड होना था, सेम। एंड बीच वाली रॉड ने ज्यादा एक्सपैंड होना था क्योंकि उसका अल्फा बड़ा था, तो बीच वाली रॉड ने मान लो ऐसे एक्सपैंड होना था, लाइक दिस। ये सिचुएशन आनी थी, मतलब फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन ये वैल्यू आनी चाहिए थी ऊपर वाली रॉड के लिए L α1 डेल्टा थीटा, और ये बीच वाली रॉड की ये लेंथ आनी चाहिए थी, अगर ये तीनों फ्री होती तो L α2 डेल्टा थीटा, ठीक है। बट अब क्योंकि तीनों रॉड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है तो एक्सपेंशन तीनों का बराबर होगा, और इस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा इससे थोड़ा कम होगा। क्या, बीच वाली रॉड इन दोनों रॉड्स को खींचेगी थोड़ा, और ये ऊपर वाली दोनों रॉड्स बीच वाली रॉड को थोड़ा पीछे की ओर। तो एक बात पे गौर करना कि बीच वाली रॉड पर 2 फोर्सेस आएंगे पीछे की ओर, ऊपर से भी नीचे से भी, और ऊपर नीचे वाली रॉड्स पे सिंगल फोर्स आएगा। तो लेट अस से दैट इन रॉड्स की जो कॉमन लेंथ है इस तरह से हो गई, L α1 डेल्टा थीटा से थोड़ा ज्यादा, L α2 डेल्टा थीटा से थोड़ा कम। ये नीचे वाली रॉड आ गई ऐसे, लाइक दिस, एंड दिस इज द मिडिल वन, इस तरह से। दिस इंक्रीज इज सपोज डेल्टा एक्स, ये इंक्रीज है। तो अब अपने यूजुअल मेथड पे चलेंगे। अपर या लोअर किसी भी एक रॉड को आप सोचो, नेचुरल लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, L प्लस दिस वैल्यू L α1 डेल्टा थीटा, बट है कितनी, L प्लस डेल्टा एक्स। यानी ऊपर वाली रॉड को इसकी नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड और हमने कितना खींच दिया है, डेल्टा एक्स माइनस L α1 डेल्टा थीटा, इतना पुल कर दिया हमने। इतना तो उसने खुद ही आना था, मिडिल रॉड ने इसको और खींच लिया है थोड़ा अपने साथ क्योंकि वो ज्यादा एक्सपैंड होना चाहती थी। अपॉन नेचुरल लेंथ स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया फोर्स, ठीक है, इन रॉड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑल्दो यू मे गेट कंफ्यूज कि फोर्सेस तो ऐसे शेयर वाइज लगेंगे, तो एरिया को हल्का सा लेते हुए वो फोर्सेस को हम ऑलमोस्ट एरिया पर ही एज्यूम करके चल रहे हैं, या इनके बीच में जो रिवेट्स लगे हैं वो वाला एरिया आप मान सकते हो जहां पे वो फोर्सेस आएंगे बेसिकली इनके बीच में। सो दैट एरिया इट इज। ये आ गया, ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑन द अपर रॉड। अब बात करते हैं मिडिल रॉड की। मिडिल रॉड के लिए नेचुरल लेंथ इतनी होनी चाहिए थी बट उससे छोटी रह गई है, तो मिडिल वाली रॉड को कितना कंप्रेशन दिया, माइनस डेल्टा एक्स, ये कंप्रेशन है। L α2 डेल्टा थीटा लेंथ होनी चाहिए थी बट L डेल्टा एक्स बढ़ पाई, तो दिस माइनस दिस, इतना कंप्रेशन है, डिवाइडेड बाय L, ये आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेन, इनटू यंग्स मॉडुलस
स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स। और अब क्योंकि बीच वाली रॉड पे फोर्स डबल होना चाहिए, तो अगर इस फोर्स को आप F लिखोगे तो इसको आप 2F लिखोगे। ठीक है, यहां से F की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर देना, सॉल्व करना, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। HC वर्मा बुक में ये क्वेश्चन है, वहां से आप आंसर क्रॉस चेक करके देख लेना एक बारी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट थर्मल स्ट्रेस। अब इसके बाद बात करते हैं हम एक्सपेंशन की वजह से एरर्स इन मेजरमेंट्स। इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपने उस कंसेप्ट को बस ध्यान रखना है, एरर्स इन मेजरमेंट्स। इसके लिए आप इस तरह से देखो, जस्ट 1 सेकेंड। एरर्स इन मेजरमेंट में इस तरह से सिचुएशन है, ये मान लो हमारे पास एक स्केल है, स्टील का बना हुआ स्केल है, मान लो किसी भी मेटल का आप मान लो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो टेम्परेचर के साथ जिसका लेंथ इंक्रीज करेगा, कोई भी मेटल है ये स्केल अपने कैलिब्रेशन टेम्परेचर पर है, थीटा डिग्री सेल्सियस इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर है, डबल एल आएगा शायद, इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर है ये थीटा डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलिब्रेशन टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इस स्केल में मार्किंग करी गई थी, या वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ये स्केल जो वैल्यू मेजर करेगा दैट विल बी ट्रू, सही होगी वो वैल्यू। तो इस वक्त ये 0 वाला मार्क है, ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 8, 9, 1 सेंटीमीटर मार्क आ गया। इस तरह से ये मार्किंग लगी हुई है इस पे। इस वक्त आप कहोगे ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, लेट मी कॉल इट एज 1 यूनिट, वो चाहे 1 mm हो चाहे 1 सेंटीमीटर हो, 1 यूनिट, यस ये ट्रू में 1 यूनिट होगा। इस स्केल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, मान लेना अल्फा एस, एस आई एम यूजिंग फॉर स्केल। अगर ये स्केल अपने कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ऊपर है, मतलब ये स्केल को आप यूज कर रहे हो 40 डिग्री पर, और जिस वक्त इसमें मार्किंग करी गई थी स्केल में उस वक्त टेम्परेचर था मान लो 25, तो स्केल का कैलिब्रेशन टेम्परेचर है 25, बट फिलहाल टेम्परेचर कैलिब्रेशन से ऊपर है, तो ये स्केल एक्सपैंड होगा। इसका एक्सपेंशन हमें देखकर समझ में नहीं आएगा, आपको मैं स्केल दूंगा, आपसे मैं कहूंगा क्या ये डिस्टेंस 1 यूनिट, आपको थोड़ा ना पता 1 यूनिट 1 mm इतना होता है, आप कहोगे यस ये 1 यूनिट है, आपके हाथ में स्केल आया, आपने इस डिस्टेंस को 1 यूनिट बोलना है। अब एक्चुअली क्या होगा, ये इसका 0 मार्क है, ये ऐसे इस तरह से इसमें एक्सपेंशन हो गया, इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता कि आप देख के कहोगे सर ये स्केल तो गलत लग रहा है, इतना बड़ा 1 mm नहीं होता, इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं होता, थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। मैं आपको ये स्केल की अब जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगी, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ L तो टेम्परेचर बढ़ने पे हो जाती है L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये एक्चुअल लेंथ थी 1, टेम्परेचर बढ़ने पर नाउ दिस टेम्परेचर इज थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी लेंथ हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यानी 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा, ये हो जाएगी। ये ट्रू वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, बट आप मेजर कितना करोगे 1, आपको स्केल दिया गया यू विल से 1। तो अगर आप ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया ना बेटे, तो फिर इसका कोई भी क्वेश्चन आने दो आप आराम से टैकल कर लोगे। कंसेप्ट क्लियर करो कि दिस लेंथ इज एक्चुअली 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा, बट वी विल मेजर इट 1। तो इसलिए अगर कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ऊपर है, मैं लिख तो दे रहा हूं यहां पे, बट ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि ट्रू वैल्यू, मैं सिंपली टीवी लिख रहा हूं, इट इज ट्रू वैल्यू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा एंड एम वी यानी मेजर्ड वैल्यू इज 1। बस ये ध्यान है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सिमिलरली अगर ये स्केल अपने कैलिब्रेशन टेम्परेचर से कम पे चल रहा है, ये एक्चुअल में हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा, ट्रू वैल्यू फॉर थीटा माइनस डेल्टा थीटा, इसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा, मेजर्ड वैल्यू विल बी 1। आप तो मेजर 1 ही करोगे, बस ये ध्यान रखो। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैं अगली क्लास में आपको कुछ दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना एक बार इन क्वेश्चंस को, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एरर्स इन मेजरमेंट। इसके बाद आता है बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है, दिस इज
बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप में हमने इस तरह से ये एक रॉड हमने थिन सी रॉड कंसीडर करी, लेंथ एल, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1। नीचे ये दूसरी रॉड है, इस रॉड की लेंथ भी फिलहाल एल, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 कम। एंड पॉइंट्स को हमने ऐसे रिवेटिंग करके बांध दिया आपस में। अब जब इन दो रॉड्स को आप हीट करोगे तो जैसे अभी क्वेश्चन किया था 3, वो तो फ्लैट ही रही थी, स्ट्रेट ही रही थी, ये बेंड हो जाएंगी। थर्मोस्टैट्स में इनका यूज करते हैं। इस तरह से आपने दो रॉड्स अलग अलग मटेरियल की ऐसे ज्वाइन करके रिवेटिंग कर दी। हीट करना शुरू करोगे, दे विल स्टार्ट बेंडिंग बेंडिंग बेंडिंग, और हीट करोगे और बेंडिंग और बेंडिंग। जैसे गीजर वगैरह आजकल सर्दियों के टाइम में यूज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता गया, बेंडिंग होती गई, बेंडिंग होती गई। यहाँ पे कोई सेंसर लगा होगा, जैसे ही बेंड होते होते इसको टच करेगा। सिस्टम कुछ ऐसा बना दो कि टच करते ही सर्किट ब्रेक हो जाए, सर्किट ब्रेक, करंट बंद, हीटर में पानी, गीजर में पानी और गर्म होना बंद। सो थर्मोस्टैट्स में यूज कर सकते हैं इसका। सो हीट करना शुरू करेंगे, जिसका अल्फा ज्यादा है, ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा था, वो कॉन्वेक्स वाली साइड में आ जाएगा। इस तरह से बेंडिंग हो जाएगी। ये ऊपर वाली रॉड की बेंडिंग हो गई, ये नीचे वाली रॉड की बेंडिंग हो गई। इनकी थिकनेस बहुत कम है, बट थोड़ा बहुत अभी कंसीडर करना पड़ेगा उसको। ये सपोज दैट इस तरह से ये दोनों रॉड्स बेंड होके, एंड यहां से ये डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूं, दिस इज कैपिटल आर, कर्वेचर रेडियस। दिस एंगल इज लेट्स से बीटा, इस तरह से। अब ये डिस्टेंस आप थोड़ी सी आप एज्यूम कर लो डी। तो ऊपर वाली रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल। रेडियस कितना है ऊपर वाली रॉड के लिए, आर प्लस डी। सो फॉर अपर रॉड आर प्लस डी इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू, और अपर रॉड की एक्चुअल में लेंथ क्या होगी, L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। ये फॉर द अपर रॉड है। लोअर रॉड के लिए क्या आएगा, लोअर रॉड के लिए आएगा R इंटू बीटा, लोअर रॉड की लेंथ, रेडियस इंटू एंगल। दिस इज इक्वल टू L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। डिवाइड कर दो इन दोनों को। सो व्हाट वी विल गेट, 1 प्लस, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस डी बाई आर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा आएगा। 1 को उधर ले आओ। सो व्हाट वी विल गेट, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा d बाई आर, दिस इज इक्वल टू, ये उधर लेके जाएंगे, सो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस 1 आएगा। सो d अपॉन आर की वैल्यू, दिस इज r प्लस डी अपॉन आर, 1 प्लस डी अपॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 टाइम्स डेल्टा थीटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इधर लाके, नीचे 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा को 1 लिख दो, बिकॉज अगेन अल्फा बहुत छोटा होता है 10 टू पावर माइनस 5 की रेंज में। तो यहां से हमारे पास कर्वेचर रेडियस आ गया d अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। जेई एडवांस में एक बार ये क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो इसको देख के आप जो भी ऑप्शंस थे आप आंसर बता सकते थे। ओके, सो दिस इज अबाउट बायमेटालिक स्ट्रिप। इसके बाद आता है टाइम लॉस और गेन बाय पेंडुलम क्लॉक। अभी तो डिजिटल क्लॉक है, अभी तो क्लॉक्स ही नहीं है, घड़ियां हैं, मोबाइल है, बट फिर भी टाइम लॉस और गेन बाय पेंडुलम क्लॉक का कंसेप्ट आप समझो। उनमें क्या होता है, इस तरह से ये मैं ऐसे सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं। ये इस तरह से घड़ी है, यहाँ पे डिस्प्ले है, लेट्स से ये सेकेंड वाला हैंड है, ठीक है। पीछे वाली साइड से ऐसे पेंडुलम हैंग कर रहा होता है इस तरह से। सपोज दैट ये कोई भी ऐसे पेंडुलम सा हैंग कर रहा है इस तरह से, ये स्विंग करता है ऐसे ऐसे, पीछे इसके गियर मैकेनिज्म होता है, और वो गियर मैकेनिज्म में सेटिंग मान लो ऐसी है कि इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया अपना, ठीक है, एंड से चला लो, यहां से लेके यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ये 2 बार ऐसे आगे बढ़ गया। मान लो ये सेकेंड्स हैंड, मतलब एक ऑसिलेशन में ये 2 सेकेंड टाइम शो कर रहा है। पहले मैं आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसकी लेंथ L है, टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। लेट्स से T की वैल्यू है 2 सेकेंड्स। लेट्स से टेम्परेचर है कैलिब्रेशन,
मतलब ये घड़ी अपने कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे काम कर रही है, मतलब ये पेंडुलम 2 सेकंड लेगा, घड़ी शो भी 2 सेकंड। इसको पीछे गियर मैकेनिज्म है, वो गियर मैकेनिज्म ऐसा है कि एक ऑसिलेशन पेंडुलम कंप्लीट करे तो गियर मैकेनिज्म इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई 2 बारी आगे बढ़ जाओ, टिक कर जाओ। तो सामने से ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है, वो कहेगा हाँ जी 2 सेकंड हो गए, ठीक। अब टेम्परेचर बढ़ गया, ये घड़ी कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर आ गई। गियर मैकेनिज्म को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, बट पेंडुलम की लेंथ को है। इस पेंडुलम की लेंथ में अब हल्का सा इंक्रीज आ गया, तो इसके टाइम पीरियड में इंक्रीज आ गया। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी, नई लेंथ ये हो गई। इसीलिए पेंडुलम क्लॉक में हम कोई ऐसा मटेरियल लगाना प्रेफर करेंगे जिसकी लेंथ में टेम्परेचर के साथ चेंज ना आए, अगर इस घड़ी को सही चलना है तो। लेट अस से न्यूमेरिकली सोचो, टी डैश की वैल्यू है 2.01, सोचो ऐसे न्यूमेरिकली। अब ये पेंडुलम कितना टाइम लेगा ऑसिलेट होने में? 2.01 सेकंड लेगा ऑसिलेट होने में। घड़ी के गियर मैकेनिज्म को कोई लेना देना नहीं है, वो तो वैसा ही था। उसने तो देखा एक ऑसिलेशन पूरा हुआ पेंडुलम का, इसको 2 बारी आगे चला दो। सामने से देखने वाला पर्सन क्या बोलेगा? 2 सेकंड हो गए, बट एक्चुअल में कितना टाइम इलैप्स हो गया? टी डैश 2.01, यानी हर 2.01 सेकंड इलैप्स होने पर यह घड़ी शो कितना करेगी? 2 सेकंड। एक्चुअल टाइम इलैप्स होगा 2.01, इट विल शो 2, ठीक। इसका मतलब हर 2.01 सेकंड में यह घड़ी 0.01 सेकंड लैग कर जाएगी, लैग करेगी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कैलिब्रेशन से ऊपर है तो दिस वॉच विल लूज टाइम। आपने 12 बजे ठीक इसको मिला दिया, 1 बजाए टाइम, हो सकता है इट इज शोइंग 12:58, 2 मिनट पीछे हो गई 1 घंटे में। इट विल लूज टाइम व्हेन इट इज अबव कैलिब्रेशन। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। इट विल लूज टाइम व्हेन इट इज रनिंग एट टेम्परेचर विच इज अबव कैलिब्रेशन। अब इसको सिंबल वाइज कर लेते हैं। 2.01 था टी डैश, तो इसका मतलब हर टी डैश टाइम में, आई एम राइटिंग हियर, हर टी डैश टाइम में ये घड़ी टी डैश माइनस टी इतना टाइम लूज कर देगी। 2.01 माइनस 2 टी डैश माइनस टी, हर टी डैश टाइम में इतना टाइम लूज करेगी। हर 1 सेकेंड में कितना टाइम लूज करेगी? टी डैश माइनस टी अपॉन टी डैश, ये आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी डैश, ये आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी डैश, आ जाएगा अंडर रूट एल अपॉन एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। यहां से हम फिर इसको वी कैन राइट इट एज हर 1 सेकेंड में इसने कितना टाइम लूज किया? 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पावर -1, ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। हर 1 सेकेंड में ये घड़ी इतना सेकेंड्स लैग करेगी, तो एक दिन में कितना लैग करेगी? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू, एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स, इतना लैग कर जाएगी। दिस इज द आंसर। सो व्हेन दिस क्लॉक इज अबव कैलिब्रेशन इट विल लूज दिस मेनी सेकेंड्स इन एवरी 1 डे, और अगर बिलो कैलिब्रेशन तो सेम रिजल्ट से, सेम वैल्यू से इट विल गेन टाइम। क्योंकि एक बार न्यूमेरिकली समझो, टेम्परेचर कम है, पेंडुलम की लेंथ कम हो जाएगी। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड के बजाय लेट्स से 1.98 हो गया, तो टाइम इलैप्स हुआ 1.98, दिस विल शो 2, तो रियल टाइम 1.98 बट एक्चुअल 2, तो अब ये घड़ी तेज चलेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर टाइम लॉस और गेन बाय पेंडुलम क्लॉक, बायमेटालिक स्ट्रिप, एरर्स इन मेजरमेंट, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखो। इसके बाद अब बात करते हैं एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन की। उसमें क्या होता है? जैसे ये हमने कोई भी मेटल की प्लेट कंसीडर करी, ये मेटल प्लेट है, रेक्टेंगुलर है मान लो, ऑलमोस्ट स्क्वायर सा लग रहा है, ये लेंथ है, ये लेंथ भी, दिस इज सम मेटल प्लेट, आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बनी हुई है। आइसोट्रॉपिक से मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज लेंथ, विड्थ,
मतलब हर डायरेक्शन में सेम है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बनी हुई प्लेट थी, ये मैंने एक निशान लगा दिया 1, ये मैंने एक निशान लगा दिया 2। अगर ये मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो हीट करने पर हर लीनियर डायमेंशन सेम रेशियो में इंक्रीज करेगा। मतलब जब आप इसको हीट कर दोगे, इसका ओरिजिनल टेम्परेचर था थीटा डिग्री सेल्सियस, अभी आपने कर दिया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो हर लीनियर डायमेंशन सेम रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा इसका, ठीक है। ये क्या हो रहा है? सो हर लीनियर डायमेंशन, ये आप प्लीज इग्नोर करना, ये लेंथ हो जाएगी a इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा था। ये वाली लेंथ हो जाएगी b इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आपने जो मार्क लगा रखे थे दो, दिस पॉइंट वॉज देयर, दिस पॉइंट वॉज देयर, पॉइंट नंबर 1, दिस पॉइंट वॉज देयर, पॉइंट नंबर 2। इनके बीच का डिस्टेंस, अगर इनके बीच का डिस्टेंस शुरू में x था तो अब ये डिस्टेंस हो गया होगा x इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये हो गया होगा। तो अगर हमें इस रॉड का नया एरिया चाहिए, इसका ओरिजिनल एरिया था a इंटू बी, अब हमें इस रॉड का नया एरिया चाहिए a डैश, वो होगा a इंटू बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होल स्क्वायर। सो a डैश की वैल्यू आ जाएगी a टाइम्स, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो बिकॉज दीज वैल्यूज आर प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज a डैश इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस बीटा, वेयर बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और जैसे लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, बीटा है चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। अगर ये आइसोट्रॉपिक नहीं होता, इस डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 होता, इस डायरेक्शन में अल्फा 2 होता, इसका पता नहीं तो ये लेंथ में नहीं बता पाता ऐसे डायरेक्टली, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2, तो फिर अब मैं बीटा की वैल्यू जरूर लिख सकता था कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इस तरीके से। सो दिस इज एरिया एक्सपेंशन। इसमें एक और चीज है कि अगर सपोज दैट ये मैंने ऐसे डिस्क कंसीडर करी जिसमें बीच में होल है, ये एक डिस्क कंसीडर करिए, इस डिस्क का इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, ये मटेरियल है, जो शेडेड पार्ट है दैट इज द मटेरियल, इस तरीके से ये मटेरियल है सारा, ठीक है। इस मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, मटेरियल का, यहां पे एयर है, देयर इज अ होल इन द डिस्क, एयर, इसको हीट करोगे ना तो ये जो बीच में एयर गैप है, द कैविटी यू कैन से, this will also expand as if it is having the same material there, okay। इसका expansion भी उसी वे में होगा जैसे मटेरियल का होगा। so when I heat it, सारे लीनियर डायमेंशन, मतलब इसको सॉरी हीट किया हमने, इनिशियल टेम्परेचर इसका था थीटा डिग्री सेल्सियस, अब जब हम इसको हीट करेंगे सो एक्सपेंशन होगा इसका, एंड नाउ ये जो इनर कैविटी थी वो भी एक्सपैंड कर जाएगी, आउटर डिस्क तो एक्सपैंड ऐसे करेगी ही करेगी, लाइक दिस, ये पूरा मटेरियल होगा इस तरीके से, ये वाला रेडियस हो जाएगा नया r1 इंटू 1 प्लस अल्फा। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि सर ये अल्फा तो मटेरियल का है, यहां पे तो एयर है, यस एयर है, बट इसका भी एक्सपेंशन वैसे ही होगा, ठीक है। The cavity will also expand as if it was filled with the same material, और outer radius ने तो obviously r2 into 1 plus alpha delta theta होना है। मतलब अगर इस डिस्क की ये जो थिकनेस थी मटेरियल की, this thickness was r2 minus r1 पहले, अब ये जो थिकनेस हो जाएगी नई, this thickness it will be r2 minus r1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये आ जाएगी इसकी नई थिकनेस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एरियल एक्सपेंशन। इसके बाद आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए
भी फिर वैसे ही एक्सप्लेनेशन आएगा कि हर लीनियर डायमेंशन, ये मान लो हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, कोई क्यूबॉइड ले लिया, एज लेंथ a, विड्थ b, हाइट c, टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस, हीट किया इसको, आइसोट्रॉपिक मटेरियल है ये भी, सो ऑल द लीनियर डायमेंशंस विल इंक्रीज इन द सेम रेशियो। ये a डैश, ये b डैश, ये c डैश हो जाएगा। a डैश की वैल्यू भी हो जाएगी a इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, b डैश की वैल्यू भी हो जाएगी b इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, c डैश की वैल्यू भी हो जाएगी c इंटू 1 प्लस अल्फा। हर लीनियर डायमेंशन सेम रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ ये वाला एरिया बी सी, मतलब जैसे मान लो मैं इस एरिया को ए लिख दूं, तो हाउ मच इज दिस न्यू एरिया, तो इस न्यू एरिया को आप लिख सकते हो ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया, कोई भी सरफेस एरिया पहले ए तो बाद में ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। नोट करो इसको। अच्छा, ऑब्वियसली फिर नया वॉल्यूम जो है दैट इज ए डैश, बी डैश, सी डैश, इन तीनों की वैल्यूज रखोगे तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस 3 अल्फा आएगा, वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का क्यूब आएगा, क्यूब को अंदर ले आएंगे, इट इज 3 अल्फा डेल्टा थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी गामा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, सो फॉर सॉलिड बॉडीज, आइसोट्रॉपिक बॉडीज, गामा की वैल्यू 3 अल्फा, फॉर सॉलिड आइसोट्रॉपिक ऑब्जेक्ट्स अल्फा इज टू, बीटा इज टू, गामा इज 1 is to 2 is to 3। फॉर लिक्विड्स, लिक्विड्स की अगर हम बात करें, सो लिक्विड्स वी विल टॉक अबाउट ओनली गामा, नो अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा की कोई बात नहीं करेंगे। हाउ कैन वी डिफाइन अल्फा एंड बीटा फॉर इट? सो फॉर लिक्विड्स वी डिफाइन ओनली गामा। ठीक है, ध्यान रखना, लिक्विड्स के लिए खाली उसी की बात चलेगी। नोट करो इसको। अब इसमें नोट कर लो, अब हम बात करते हैं एपेरेंट एक्सपेंशन। हेडिंग लिख लो, एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ये वेसल है हमारे पास, इस वेसल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिया अल्फा, काफी है, बीटा गामा सब मिल जाएगा। इस वेसल के अंदर लिक्विड फिल्ड है इस तरीके से, इस लिक्विड का वॉल्यूम v है, लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा L, लिक्विड के लिए इट्स ओनली गामा। मार्क लगा दिया हमने यहाँ पे, इस निशान तक ये मार्क लगा दिया, जस्ट टू चेक कि कहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था। जब आप एक वेसल में लिक्विड डाल के गर्म करते हो तो लिक्विड भी एक्सपैंड होता है, वेसल भी एक्सपैंड होता है। मान लो दोनों बराबर एक्सपैंड हुए तो हम देखेंगे तो हम कहेंगे यार लिक्विड तो उसी लेवल पे है। हम मार्क देखते हैं, हम ये नहीं देखते लिक्विड ग्राउंड लेवल से, आप चाय बना रहे हो वहां पे लिक्विड ये थोड़ा ना देखोगे बर्नर के लेवल से कितना ऊपर है, आप तो उस यूटेंसिल के अंदर, उस वेसल के अंदर देखोगे अच्छा लिक्विड कहां तक मैंने भरा था। सो लिक्विड्स के केस में हमेशा हम जो व्यू करते हैं, जो हम सोचते हैं, दैट इज एक्चुअली एपेरेंट, जो हमें दिख रहा होता है, एपेरेंट एक्सपेंशन, क्योंकि वेसल भी साथ में एक्सपैंड हो गया। तो अब अगर हमने इसको हीट किया, सो हीट करेंगे इसको, व्हाट विल हैपन, वेसल भी एक्सपैंड करेगा। ये वेसल हो गया ऐसे, इस तरह से डायग्राम से एक इतना बड़ा एक्सपेंशन दिखाया, इतना बड़ा नहीं होता। लिक्विड का भी एक्सपेंशन हुआ, लिक्विड ऐसे एक्सपैंड हो गया इस तरीके से, ठीक है। और वो जो हमने मार्क लगाया हुआ था, लेट्स से वो मार्क यहां पहुंच गया, दिस इज द मार्क, तो इस केस में मैं कहूंगा कि भाई लिक्विड तो कम हो गया, मैं तो कहूंगा जिस निशान तक मैंने लिक्विड भरा था उससे नीचे रह गया। सो एपेरेंट एक्सपेंशन इन दिस केस इज नेगेटिव, जबकि लिक्विड एक्सपैंड एक्चुअल में हुआ है। तो कैसे देखेंगे एपेरेंट एक्सपेंशन? लिक्विड का वॉल्यूम कितना था v, तो लिक्विड का नया वॉल्यूम कितना हो गया v इंटू 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा। ये आ गया हमारे पास लिक्विड का नया वॉल्यूम, दिस इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड का एक्चुअल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको लिक्विड का एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए है या एपेरेंट एक्सपेंशन चाहिए, एक्चुअल एक्सपेंशन या एपेरेंट? तो फिलहाल मैंने एक्चुअल वॉल्यूम ढूंढा इसका नया। अच्छा,
वेसल के भी इतने ही जगह, पूरे वेसल को मत देखो, क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जहां पे भी इंसिस्ट आपको पूरे वेसल का वॉल्यूम शायद कंसीडर करना पड़े, बट फिलहाल फॉर डिफाइनिंग एपेरेंट एक्सपेंशन आप वेसल के भी इतने ही रीजन को चेक करो, वेसल का भी इतना ही जगह, उसका नया वॉल्यूम क्या हो गया, v इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा, ये वेसल के उतने ही जोन का, उतने ही रीजन का नया वॉल्यूम है. सो दिस माइनस द एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इसे हम कहते हैं एपेरेंट एक्सपेंशन. सो एपेरेंट एक्सपेंशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ वेसल माइनस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. वेसल के किस वॉल्यूम का एक्सपेंशन, उसी का जितनी जगह में लिक्विड था. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v कॉमन, एंड दिस इज, इसको उल्टा करो, सॉरी, ये प्लस करो, ये माइनस करो, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस एक्सपेंशन ऑफ वेसल. तो ये आएगा v टाइम्स गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा. ये आंसर आता है. अब ऑब्वियसली अगर ये दोनों बराबर तो एपेरेंट एक्सपेंशन 0, गामा एल 3 अल्फा से बड़ा तो पॉजिटिव एपेरेंट एक्सपेंशन, दिस इज एपेरेंट एक्सपेंशन. ठीक है, और अगर गामा एल छोटा है, जो कि इस केस में, तो एपेरेंट एक्सपेंशन इज नेगेटिव. क्लियर? इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, इस तरह से क्वेश्चन है, जैसे ये हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल में वैसे तो जनरली हम ग्राउंड लेवल से मेजर प्रैक्टिकली नहीं करते, बट इस क्वेश्चन में हमें इस वेसल के अंदर जो लिक्विड फिल्ड है उसकी हाइट हमें ग्राउंड लेवल से गिवन है. सो ग्राउंड लेवल से इस लिक्विड की हाइट हमें गिवन है h. वेसल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा है. अब हीट करने पर फिलहाल इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर था थीटा डिग्री. ऑन हीटिंग क्वेश्चन सेज दैट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल रिमेन्स सेम फ्रॉम द ग्राउंड. लिक्विड की हाइट वही रही. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गामा ऑफ लिक्विड एंड अल्फा ऑफ वेसल. डायग्राम बनाओ ये, एंड द क्वेश्चन इज, इफ ऑन हीटिंग height of liquid in the vessel remains same, then what is the relation between gamma of liquid and alpha of vessel? That is the question. तो इस केस में क्या होगा? ओके, वेसल का बेस एरिया पहले अगर A था, आप सोच लेना पहले इस क्वेश्चन को खुद, वेसल का बेस एरिया A था, टेम्परेचर बढ़ाया, वेसल का नया बेस एरिया हो जाएगा A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा. ये तो वेसल की बात हो गई. मुझे वेसल की टोटल हाइट से कोई लेना देना नहीं है, ये खाली जगह कोई लेना देना नहीं है. क्वेश्चन आएगा कोई ऐसा जहां पे शायद हमें ऐसा सोचना पड़े, वी विल थिंक देन. फिलहाल ये बेस एरिया. अब बात करते हैं लिक्विड की. लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? AH ओरिजिनल वॉल्यूम है. व्हाट इज न्यू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड? न्यू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज दिस इज से A डैश. तो न्यू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज A डैश H. ये नया वॉल्यूम है लिक्विड का. अब लिक्विड के लिए जरा वो कंसेप्ट लगाओ, न्यू वॉल्यूम इज ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. फॉर लिक्विड V डैश इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा. ये कंसेप्ट लगाया तो नया वॉल्यूम कितना है? A डैश H. ओरिजिनल वॉल्यूम था AH इंटू 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा. H कैंसिल हो गया. A डैश इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा लिखोगे तो लेफ्ट साइड आएगा 1 प्लस 2 अल्फा और राइट साइड आएगा 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा. फ्रॉम दिस वी विल गेट गामा L इज इक्वल टू 2 अल्फा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी स्ट्रेट अवे सोच सकते थे कि इस वेसल की ये जो लेंथ है, ये लेंथ बढ़ी तो लिक्विड की भी लेंथ उस वे में इंक्रीज हुई. इस वेसल की डेप्थ बढ़ी, जो इस डायग्राम में नहीं दिख रही डेप्थ, तो लिक्विड की भी डेप्थ बढ़ी होगी. ऑब्वियसली लिक्विड तो पूरे नए एरिया पे फैल गया होगा. तो वेसल की लेंथ के साथ लिक्विड का भी एक्सपेंशन हुआ, वेसल की डेप्थ के साथ लिक्विड का भी एक्सपेंशन हुआ, बट वेसल की हाइट के साथ नहीं हो पाया. वेसल में अगर आपने मार्क यहां लगा रखा होगा ना, ये मार्क अब यहां आ गया होगा इस जगह, ये हाइट होगी h इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा.
तो वेसल की हाइट के साथ तीसरे डायरेक्शन में लिक्विड एक्सपैंड नहीं हो पाया, 2 में हुआ, दैट्स व्हाई गामा एल इज 2 अल्फा। ओके, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन इन डेंसिटी। तो इट्स ऑब्वियस, ये अगर आपने कोई भी सॉलिड बॉडी कंसीडर करी, सॉलिड बॉडी का अगर वॉल्यूम v है, डेंसिटी रो है, तो मास इसका होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, टेम्परेचर वाज थीटा डिग्री सेल्सियस। हीट कर दिया आपने इसको, हीट कर दिया तो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। नया वॉल्यूम हो गया v डैश, नई डेंसिटी हो गई रो डैश। ऑब्वियसली मास विल नॉट चेंज, दिस इज v डैश इंटू रो डैश, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके मास उतना ही रहेगा। सो इक्वेट कर दो इसको, सो v डैश इंटू रो डैश इज इक्वल टू v इंटू रो। v डैश की वैल्यू आ जाएगी v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा इंटू रो डैश, दैट इज v इंटू रो। सो यहां से वॉल्यूम वाला टर्म कैंसल, तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, विच यू कैन राइट एज रो इंटू, इसको ऊपर ले आओ चाहो तो ऐसे ही यूज कर लो, 1 माइनस, क्योंकि गामा डेल्टा थीटा 1 से बहुत छोटा है। तो इसका मतलब जनरली हम सॉलिड्स को या लिक्विड्स को हीट करते हैं, जनरली आई एम सेइंग लिक्विड्स को या सॉलिड्स को हीट करते हैं, इनके वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, एट द सेम टाइम डेंसिटी में डिक्रीज। पानी के केस में आपको पता है ये चीज, पानी के केस में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। पानी के लिए अगर हम डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाएं, 0 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्टली 1 नहीं होती है, 0.999 समथिंग वैल्यू होती है। जनरली इस रिलेशन से हमें दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, डेंसिटी घटती जाएगी, गामा पॉजिटिव। बट पानी के लिए फॉर वाटर 0 से लेके 4 डिग्री तक गामा इज नेगेटिव, इसलिए 0 से 4 डिग्री तक जब आप पानी को गर्म करते हो डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम घटता है, ठीक है। नेचर में चीजें बड़ी हिसाब से सेट हैं। 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम, इसलिए लेक वगैरह में काफी सर्दियों के टाइम में डेप्थ में लिक्विड इज एट 4 डिग्री। इसको यूज करेंगे हम हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस में। सो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी के लिए गामा इज नेगेटिव, ठीक है। 4 डिग्री के बियॉन्ड फिर ऑब्वियसली डेंसिटी घटती जाएगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मतलब गामा इज पॉजिटिव। ओके, डेंसिटी के वेरिएशन से रिलेटेड एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया था, बेसिक सा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहले आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि ये हमारे पास एक वेसल है, वेसल के साइज से इस बारी कोई लेना देना नहीं है। ये एक ब्लॉक इसमें फ्लोट कर रहा है, ठीक है, क्यूबॉइडल सा ब्लॉक है। इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा एल है, इस सॉलिड बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। सबमर्ज्ड हाइट जो इसकी थी, सबमर्ज्ड हाइट दैट वाज से h। क्वेश्चन ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, डायग्राम बना लो आप पहले। क्वेश्चन इज, फिलहाल इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है थीटा डिग्री। क्वेश्चन इज, अ ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन लिक्विड एज शोन, a block is floating in liquid as shown. On increasing temperature, if submerged height remains same, submerged height h remains same, then find relation between gamma L and alpha, gamma of liquid and alpha of vessel. इनमें रिलेशन बताना है आपने। सोचो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ओके, देखो इधर ध्यान से। अब इस केस में पहले, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो वेट और बॉयंसी बराबर होंगे। वेट इस ब्लॉक का mg, बॉयंसी b। इस ब्लॉक का बेस एरिया मान लो a। नाउ वी नो दैट बॉयंसी होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, कि इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया। नेचुरली ये जितना लिक्विड के अंदर जाएगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा, तो बेस एरिया है इंटू हाइट h, इतना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो व्हाट वी विल गेट,
mg is equal to ah. This is the volume of liquid displaced into density of liquid into g. अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, वेसल एक्सपैंड हो गया, खैर उससे हमें मतलब नहीं है। ये ब्लॉक का साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ओके, लिक्विड में अभी भी इसकी जो सबमर्ज्ड डेप्थ है, हाइट इसकी जो सबमर्ज थी लिक्विड के अंदर, वो चेंज नहीं हो रही। दिस सबमर्ज्ड हाइट रिमेन्स h, बट अब इस ब्लॉक का नया बेस एरिया होगा ओरिजिनल इंटू 1 प्लस 2 अल्फा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखो, क्वेश्चंस कई बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं, बट दिस क्वेश्चन वाज देयर। अब फिर से देखो, इस ब्लॉक का मास अगर m था तो मास तो अभी भी m होगा, ब्लॉक का मास नहीं चेंज करेगा, इट विल रिमेन सेम। तो अभी भी वेट और बॉयंसी बराबर होंगे। मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन ऐसे ही बना के पूछ सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, ब्लॉक पहले भी फ्लोट कर रहा था, ब्लॉक अब भी फ्लोट कर रहा है, बताओ व्हाट हैज हैपेंड टू बॉयंसी? नो चेंज। बॉयंसी पहले भी वेट को संभाल रही थी, बॉयंसी अब भी वेट को संभाल रही है। ठीक है, सो कई तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स एट द बॉटम, प्रेशर फोर्स? सोचना पड़ेगा, वो पी नॉट भी लेना पड़ेगा, फिर सोचेंगे। ओके, सो फिलहाल buoyancy force will not change, it will remain equal to the weight of the block. Now volume of the liquid displaced is a into 1 plus 2 alpha delta theta, buoyancy force होगा VL rho LG into H, area into height। लिक्विड की डेंसिटी, अब अगर पहले इसकी डेंसिटी रो एल थी तो अब इसकी डेंसिटी हो जाएगी रो एल अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा थीटा इंटू दिस इज जी, ये जी आएगा यहां पे। ओके, बस इक्वेट कर दो इसको और उसको, इक्वेट करो, एम जी दोनों बराबर है, ए एच रो एल जी कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही आंसर आ जाएगा, गामा एल इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। दो और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देन अगली क्लास में अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद कैलोरीमेट्री एंड न्यूमेरिकल्स वी कीप ऑन डिस्कसिंग। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम कोशिश करेंगे क्लास में ही साथ करें, अदर देन जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रॉब्लम शीट्स में दूंगा, रिवीजन शीट्स में। ओके, अब ये क्वेश्चन इस तरह से है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप में रॉड है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। शुरू में ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, बना नहीं बट आप मान लेना, ये लेंथ भी L, ये लेंथ भी L, ये लेंथ भी L। इस वाली रॉड A B C, इस वाली रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा 1, इसका भी अल्फा 1। ए बी और ए सी सेम मटेरियल की बनी है, ये बी सी जिस मटेरियल की बनी है उसका अल्फा बड़ा है, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। ये एंगल फिलहाल तो शुरू में 60 डिग्री रहा होगा, धीरे धीरे हमने इन तीनों रॉड्स को हीट करना शुरू किया, दिस इज 60 डिग्री। इन रॉड्स को हमने धीरे धीरे हीट करना शुरू किया। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दिस एंगल? इस एंगल को आप कोई भी बीटा नाम दे दो। व्हाट विल हैपन टू दिस एंगल? ये एंगल बढ़ेगा क्योंकि ये रॉड ज्यादा एक्सपैंड करेगी ना। तो एज यू इनिशियली इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाउ वी स्टार्ट हीटिंग, दिस एंगल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। Question is how much we should increase the temperature of these three rods, how much we should increase the temperature of these three rods so that this angle will increase by delta beta equal to 0.01 degrees। रेडियन में बदलना बाद में इसको, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, सोचना आप, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाउ मच temperature should be increased for these three rods so that this angle will increase by delta beta। ओके, सॉल्व करते हैं। अब हीट करना शुरू किया, धीरे धीरे हीट करना शुरू किया। किसी जनरल मूवमेंट पे सपोज दैट ये सिचुएशन ऐसी है, इस वाली रॉड की लेंथ मान लो L1, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, इसकी लेंथ भी L1 अल्फा 1, इसकी लेंथ मान लो L2, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, शुरू में तीनों की लेंथ बराबर थी, दिस इज अल्फा 2। ये एंगल की वैल्यू मान लो जनरल वैल्यू है बीटा, बीटा की इनिशियल वैल्यू मैं लूंगा 60 डिग्री। ओके, नाउ आई विल राइट कॉस बीटा। कॉस बीटा इज इक्वल टू, अगर ये एज लेंथ ए है, ये बी है, ये सी मान लो, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए और बी दोनों सेम ही है, तो कॉस बीटा की वैल्यू आ गई L1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर 2L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर अपॉन 2L1 स्क्वायर। इसको इधर ले आओ। सो व्हाट वी विल गेट, एक मिनट इसको थोड़ा सा ओके अब देखना, इसको इधर ले आए तो ये आ गया हमारे पास 2L1 स्क्वायर कॉस बीटा इज इक्वल टू 2L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 2 को तो बाहर करो, ये आ जाएगा 2L1 dL1, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, इंटू कॉस बीटा। कॉस बीटा का डेरिवेटिव आता है साइन बीटा डी बीटा, तो ये आएगा माइनस L1 स्क्वायर साइन बीटा डी बीटा। डी बीटा is the small change in this angle. This value will be equal to 2, so ये आ जाएगा 4L1 dL1, this is 2L1 dL1 minus 2L2 dL2, ये वैल्यू आएगी। थोड़ा डिफ्रेंसिएशन की हेल्प ले रहे हैं हम इसमें, और मैं ये मान के चलूंगा कि ये डेल्टा बीटा, इसको मैं नियरली डी बीटा रख दूंगा, छोटा सा ही एंगल है। सो अब यहां से हमारे पास ये 2 कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा 2 और ये हट जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2L1 dL1 cos बीटा माइनस L1 स्क्वायर साइन बीटा डी बीटा, दिस इज इक्वल टू L1 dL1 माइनस L2 dL2, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, बीटा को आप, बीटा की इनिशियल वैल्यू, मतलब यहां पे आप, चलो एक बार मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं पहले, ये 2L1 dL1 को जैसे हम डेल्टा एल लिखते थे ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा, तो dL1 को रख दो L1 अल्फा 1 d थीटा, d थीटा इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंटू कॉस बीटा माइनस L1 स्क्वायर साइन बीटा डी बीटा, दिस इज dL1 हो जाएगा L1 अल्फा 1 डी थीटा, तो ये आएगा L1 स्क्वायर अल्फा 1 डी थीटा माइनस L2 स्क्वायर अल्फा 2 डी थीटा, ये आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। dl को मैंने लिख दिया L अल्फा डी थीटा और कुछ नहीं किया, जैसे डेल्टा L इज इक्वल टू, डेल्टा L को लिखते हो ना आप L अल्फा डेल्टा थीटा, तो ऐसे ही मैंने dl इज इक्वल टू L अल्फा डी थीटा लिखा है, बस और कुछ नहीं किया। अब देखना, अब मैं इनकी इनिशियल वैल्यूज लूंगा। इनिशियली L1 L2 और L1 और L2 सब बराबर थे L, तो इनिशियली L1 इज इक्वल टू L2 था, तो यहां से आएगा L1 स्क्वायर L1 स्क्वायर L1 स्क्वायर, ये भी L1 स्क्वायर ही बनेगा इनिशियल वैल्यू, तो दिस विल बी कैंसल्ड, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास 2 अल्फा, और बीटा की इनिशियल वैल्यू 60 डिग्री थी, cos 60 हो जाएगा हाफ, तो 2 कैंसिल, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी अल्फा 1 डी थीटा माइनस साइन 60 डी बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 डी थीटा माइनस अल्फा 2, यहां पे 2 था शायद एक, यस 2 वाज देयर, सो ये 2, तो दिस इज 2, तो ये आएगा 2 अल्फा 1 डी थीटा माइनस अल्फा 2। यहां से अब हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास आने वाला है माइनस ऑफ साइन 60 डी बीटा को मैंने लिख दिया डेल्टा बीटा, जो डेल्टा बीटा मुझे यहां पे गिवन था, और इसको रेडियंस में सब्स्टिट्यूट करना फाइनली, वो काम आप कर लेना अपने आप। ये आ जाएगा, उधर जाएगा, तो दिस विल बिकम अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, डी थीटा को लिख दो डेल्टा थीटा। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अल्फा 1 अल्फा 2 से छोटा है, अल्फा 2 वाज ग्रेटर, तो बस इसको अब एडजस्ट कर लो। तो फाइनली जो इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा है वो आएगा साइन 60 डिग्री इनटू डेल्टा बीटा अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे खूब सारे डिस्कस, बट उसके लिए
आप प्लीज प्रैक्टिस, जैसे ही क्वेश्चन दो इस तरह का आप वीडियो पॉज करके खुद सोचो, अगर आप रियली चाहते हो कि आपका आउटपुट इन कमिंग एग्जाम्स में आए। ओके, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सोचना पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज लाइक दिस। ओके, ये हमारे पास एक वेसल है ऐसे, जिसका जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं एरिया बढ़ता जा रहा है। इस वेसल में लिक्विड फिल्ड है अप टू सर्टेन हाइट, ठीक है। यहां हमने ऐसे इसको कनेक्ट किया। इस तरफ हमारे पास एक दूसरा वेसल है जिसमें हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं एरिया घटता जा रहा है। ये दूसरा वेसल है। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल, नो कैलकुलेशन। दोनों वेसल्स में लिक्विड सेम हाइट तक फिल्ड है, सेम हाइट। दोनों लिक्विड सेम डेंसिटी के हैं, ओके दोनों की डेंसिटी सेम, दोनों की हाइट सेम। डेंसिटी रो, हाइट इज h, डेंसिटी रो, हाइट इज h। ये सिचुएशन है इस तरह से, ठीक है। दिस इज वेसल A, दिस इज वेसल B। क्वेश्चन इज, डायग्राम बना लो आप पहले आराम से सोचना, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में। अगले लेक्चर में हम कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे। निग्लेक्ट पहले तो इन वेसल्स का आप कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 0 मान लो, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे खाली लिक्विड्स ने एक्सपैंड करना है बस। निग्लेक्ट एक्सपेंशन ऑफ वेसल। फाइंड इन व्हाट डायरेक्शन लिक्विड विल फ्लो, बी से ए या ए से बी। इन व्हाट डायरेक्शन लिक्विड विल फ्लो व्हेन द सिस्टम इज, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, एंटायर लिक्विड इज हीटेड। तो जब इस पूरे लिक्विड को हीट करेंगे, ए से बी की ओर फ्लो करेगा लिक्विड या बी से ए की ओर, ये आप आराम से 2 मिनट 3 मिनट सोचो क्या होगा, फिर आप स्टार्ट करना। देखो, अगर मैं एक ऐसा वेसल लूं, ये मैंने एक वेसल लिया, इसमें लिक्विड फिल्ड है। आई होप आपने पहले सोच लिया होगा अच्छे से। अब मेरी तरीके से सोचो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इट इज बेटर आप टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है वो भी देखो। ये एक वेसल है, इसके बॉटम पे मान लो प्रेशर है P। वेसल का एक्सपेंशन इग्नोर करना, इस क्वेश्चन में भी हम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैं इस पूरे लिक्विड को हीट करूंगा तो ऑफ कोर्स हाइट बढ़ेगी इसकी, ठीक है, डेंसिटी घटेगी इसकी। अगर मैं इस पूरे लिक्विड को हीट करूंगा तो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर एट द बॉटम, पहले ये सोचो। अब अगर इस लिक्विड को आप हीट करोगे, वेसल एक्सपैंड नहीं हो रहा, इफ दिस लिक्विड इज हीटेड व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर एट द बॉटम, ये प्रेशर बॉटम पे सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? आपने इसको एनर्जी दी, लिक्विड हीट हुआ, लिक्विड हीट हुआ तो इसका वॉल्यूम बढ़ा, एरिया तो बढ़ा नहीं, तो सारा का सारा वॉल्यूम जो है हाइट के डायरेक्शन में ही बढ़ गया। ओके, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो बॉटम पे प्रेशर है, बॉटम से प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू टॉप से पी नॉट इनटू एरिया प्लस mg, ऐसे भी सोच सकते हो आप। एक्सपेंशन को अगर आप ना भी सोचो, बॉटम से प्रेशर इनटू एरिया, भाई बॉटम पे अगर प्रेशर P है तो इस लिक्विड का FBD सोचो, बेस इसको देगा फोर्स P इंटू ए अप, एटमॉस्फेयर देगा P नॉट इंटू ए डाउन प्लस इसका वेट, सो P इंटू ए इज इक्वल टू P नॉट इंटू ए प्लस mg। अब बोलो हीट करने पर इनमें से क्या बदल रहा है? वेसल का एरिया बदल नहीं रहा, P नॉट बदल नहीं रहा, M बदल नहीं रहा, तो P भी नहीं बदलेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे इस तरीके से सोच सकते हो। इस केस में मतलब अगर ये वेसल ऐसे सीधा होता तो ऑन हीटिंग दिस लिक्विड बेस पे प्रेशर चेंज नहीं होता, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोचो, बेस पे प्रेशर था P नॉट प्लस रो जी एच, ये था, ठीक है। इस H को आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी, H को लिख सकते हो इस लिक्विड का पूरा वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया, ऐसे लिख लो। हीट कर दिया, हीट करने पर क्या होगा? आई एम राइटिंग हियर P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो हो जाएगा रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, और वॉल्यूम हो जाएगा V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये लिक्विड का ही वॉल्यूम है, लिक्विड की ही डेंसिटी है, वेसल की तो बात ही नहीं कर रहे हम, अपॉन ए, दिस विल गेट कैंसल, ठीक है। तो एक्चुअली सुनना मेरी बात, हीट किया आपने, इस मेथड से सोचना, डेंसिटी जितने टाइम्स घटी वॉल्यूम उतने ही टाइम्स बढ़ा, इट्स ओके।
डेंसिटी जितने टाइम कम हुई है वॉल्यूम उतने ही टाइम्स बढ़ा है। बेस वाला एरिया लो या टॉप वाला एरिया लो, दोनों एरिया सेम है, कोई फर्क नहीं है। इन दिस केस द एरिया थ्रू आउट इज सेम, इट्स ओके। तो डेंसिटी जितनी कम हुई वॉल्यूम उतना ही बढ़ गया, कैंसिल। और वॉल्यूम का इंक्रीज सारा सारा इस केस में हाइट में गया क्योंकि एरिया तो वही था। इस केस में क्या होगा, जब लिक्विड को हीट करोगे, तो इस लिक्विड की बात करो, पाइप वाले लिक्विड को छोड़ो, इस लिक्विड के वॉल्यूम में जो इंक्रीज आएगा डेंसिटी में उतना ही डिक्रीज आएगा। वो तो होगा ही, वॉल्यूम होगा इंटू 1 प्लस गामा, डेंसिटी होगी अपॉन 1 प्लस गामा। तो वॉल्यूम का इंक्रीज और डेंसिटी का डिक्रीज बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। बट ये एरिया बढ़ रहा है, तो इस केस में जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो ऊपर एरिया ज्यादा है, तो हाइट उतनी नहीं इंक्रीज करेगी। यहां पे जितना वॉल्यूम बढ़ा था उतनी ही हाइट, बिकॉज बेस एरिया वाज कांस्टेंट। यहां पे वॉल्यूम जितने टाइम्स बढ़ेगा हाइट उतने टाइम्स नहीं बढ़ पाएगी, बिकॉज ऊपर एरिया ज्यादा है। तो इस वजह से क्या, और यहां उल्टा होगा, यहां पे वॉल्यूम जितने टाइम्स बढ़ रहा है हाइट उसके कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी यहां पे, क्योंकि ऊपर एरिया कम है। जितने भी वॉल्यूम ने बढ़ना है वो यहीं बढ़ना है ना बेटे, यहां पे भी यहीं बढ़ना है। यहां पे पूरा यूनिफॉर्मिटी थी। तो इस केस में हीट करने पर अगर लिक्विड की हाइट इंक्रीज आ रही है, मान लो 1 सेंटीमीटर, इस केस में हीट करने पर ये हाइट का इंक्रीज होगा, h विल बी लेस देन 1। इस केस में ये h होगा ग्रेटर देन 1, ज्यादा। उस केस से इस केस में हाइट का इंक्रीज कम होगा, इस केस में ज्यादा। तो इस वजह से यहां प्रेशर कम हो जाएगा, यहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से हीट करने पर लिक्विड इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बी से ए की तरफ। ओके। और अब आप सोचना, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे यहीं से कि अगर हम इस पूरे लिक्विड को ठंडा करते बजाय गर्म करने के, तो लिक्विड किधर से किधर फ्लो करता, बी से ए या ए से बी। ओके। अगली क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस अच्छे और कैलोरीमेट्री डिस्कस करेंगे।